वो पहले वाला वेटर कहाँ गया? इमरान ने उसे देख कर पूछा। उसकी तबीयत खराब हो गई थी जनाब, इसलिए वो छुट्टी ले गया है। वेटर ने मौजबाना लहजे में कहा। ठीक है, 2 ठंडे मशरूम ले आओ, इमरान ने कहा और वो सर हिलाता हुआ वापस चला गया। अब देखो ये नोट और बताओ कि असली है या जाली। इमरान ने नोट जेब से निकाला और फयाज की तरफ बढ़ा दिया। नोट? क्या मतलब? फयाज ने नोट को चौंक कर लेते हुए कहा, असल में चक्कर सुलेमान ने चलाया है, उसने वाकई ये जाली नोट दे दिया था। ये तो शुक्र करो मेरी जेब में इमरजेंसी के लिए एक नोट पड़ा हुआ था। मैंने सुपरवाइजर और वेटर को चक्कर देकर ये नोट जेब में डाल लिया और असली उन्हें दे दिया, वरना तुम जानते हो कि अगर केस वाकई पुलिस के हाथ पहुंच जाता तो तुम्हारा क्या हश्र होता। तुम्हारी नौकरी भी जा सकती थी, तुम्हें बाकी सारी उम्र भी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती। सलमा भाभी और बच्चों को क्या हश्र होता। तुम्हारा सारा खानदान, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मुखालफीन, सबके बारे में सोचो कि क्या होता। इमरान ने कहा। ओहो, तुमने मुझ पर एहसान किया है इमरान, आज तुमने मुझे हकीकतन जिल्लत की मौत से बचा लिया है। मैं मशहूर हूँ, लेकिन उस सुलेमान से तो मैं समझ लूंगा, उसका तुम्हें वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उससे अब बात भी ना करना, जाहिर है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और डैडी का वो मुंह चढ़ा हुआ है, मामला भी बिगड़ जाएगा। इमरान ने नोट उसे जेब से वापस लेकर डालते हुए कहा। हाँ ये बात तो है, लेकिन सुलेमान ने आखिर हरकत की क्यों? फयाज ने एक बार फिर इमरान की बात की तायीद करते हुए कहा। डैडी ने उसे सर चढ़ा रखा है, लेकिन एक बात है, वो डैडी के सामने तुम्हारी तारीफें भी बहुत करता है। मुझे एक मुलाजिम ने बताया था कि डैडी को उसने तुम्हारी इतनी तारीफें की हैं कि डैडी तुम्हारी कारकर्दगी पर बाकायदा फख्र किया था। इमरान ने कहा तो फयाज का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। ओह अच्छा, अब मैं समझ गया, इसलिए बड़े साहब पिछले दिनों मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं हैरान तो बड़ा हुआ था। बहरहाल फिर सुलेमान अच्छा आदमी है, बल्कि बहुत ही अच्छा आदमी है, फयाज ने खुश होते हुए कहा। उसी लम्हे वेटर अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में मशरूब की बोतलें थीं। आपका नाम इमरान साहब है? वेटर ने बोतलें मेज पर रखते हुए कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। आपका फोन है, वेटर ने जवाब दिया। ओह अच्छा, इमरान ने कहा और बोतल उठाकर उठ खड़ा हुआ। किसका होगा? फयाज ने चौंक कर पूछा। हो सकता है डैडी का हो, उन्हें इत्तला मिल गई हो और वो अब मुझसे तस्दीक चाहते हो। मैं अभी आया, इमरान ने कहा और बोतल लेकर तेजी से स्पेशल रूम से बाहर निकल गया। फोन रूम में पहुंचकर उसने एक तरफ रखा हुआ रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। जोआना बोल रहा हूँ मास्टर, दूसरी तरफ से जोआना की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। मास्टर, आपके हुक्म पर हम उन दोनों को उनकी कार समेत अगवा करके राना हाउस ले आए थे। उनसे जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक वो दोनों आपकी निगरानी कर रहे थे और ये निगरानी वो किसी तंजीम की तरफ से कर रहे थे, लेकिन तंजीम ग्रीन कार्ड के बारे में वो नहीं जानते। उनका ताल्लुक एक जबार नामी आदमी से है, इसका रॉयल किस्ट में होटल है, रॉयल होटल। जवाना ने तफसील बताते हुए कहा। उन दोनों के क्या नाम है? इमरान ने पूछा। एक का नाम सलामत और दूसरे का नाम साहब अली है। ये दोनों पहले पुलिस में थे, फिर किसी वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया तो ये जबार के साथ मिल गए, सिर्फ निगरानी ही का काम करते हैं। जवाना ने जवाब दिया। जिंदा है या मर गए हैं? इमरान ने पूछा। जिंदा है मास्टर, मरने की नौबत आने से पहले ही उन्होंने जुबान खोल दी थी, जवाना ने जवाब दिया। ओके, तुम ऐसा करो, जोसेफ को वहीं छोड़कर खुद कार लेकर अलमास होटल आ जाओ, फिर इकट्ठे चलकर उस जबार का दीदार करेंगे, इमरान ने कहा। इन दोनों को क्या करना है? जवाना ने पूछा। फिलहाल इन्हें वहीं रखो, बाद में देखेंगे, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो साथ साथ बोतल भी पीता रहा था, इसलिए रिसीवर रखकर उसने बाकी बोतल पी और फिर बोतल वहीं छोड़कर वो फोन रूम से बाहर आया और स्पेशल रूम की तरफ बढ़ गया। किसका फोन था? फयाज ने उसके अंदर दाखिल होते हुए चौंक कर पूछा। डैडी का, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो फयाज का चेहरा तेजी से जर्द पड़ने लग गया। क्यों? फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उन्हें यहाँ से किसने इतला दे दी? वो तस्दीक कर रहे थे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। फिर तुमने क्या कहा? फयाज ने और ज्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा। वही तो मुझे कहना चाहिए था, इमरान ने बड़े स्पॉट लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो?
فیاض کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اب تم بتاؤ فیاض، بڑی مشکل سے سلیمان سے ایک نوٹ برآمد کرایا تھا، وہ بھی اس دعوت پر خرچ ہو گیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم تو ایسے کٹھور ہو چکے ہو کہ تمہیں تو اب کچھ کہتے ہوئے بھی جھجک نہیں آتی۔ بہرحال میں نے ڈیڈی کو کہہ دیا ہے کہ وہ مطمئن رہیں، فیاض جیسا شخص ایسے گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ عمران نے کہا تو فیاض کا چہرہ یک لفظ کھل اٹھا۔ اوہ ویری گڈ، پھر انہوں نے کیا کہا؟ فیاض نے خوش ہو کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی کوٹھی آؤں اور انہیں پوری تفصیل بتاؤں۔ اب ظاہر ہے مجھے کوٹھی تو جانا ہی ہوگا اور تفصیل بھی بتانی پڑے گی۔ عمران نے کہا، تم بے فکر رہو، تم میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، تمہیں جب بھی جتنی رقم چاہیے مجھے کہہ دیا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری جیب خالی رہے؟ فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک اپنا پھولا ہوا بٹوا نکالا، پھر اس میں سے ہزار کے نوٹوں کا ایک چھوٹا سا بنڈل نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ 20-25 نوٹ ہوں گے، لیکن عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا 30,000 ہیں، مرو مت، فی الحال میرے پاس یہی ہیں، باقی بعد میں لے لینا، لیکن پلیز انہیں پوری طرح مطمئن کر دینا ورنہ میری ایک بھی نہیں سنیں گے۔ فیاض نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ مزید بھی دو گے؟ عمران نے بنڈل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، وعدہ، سچا وعدہ۔ فیاض نے کہا، اوکے پھر مطمئن رہو، ڈیڈی کو میں اس طرح مطمئن کروں گا کہ وہ اس ٹاپک پر تم سے بات بھی نہیں کریں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، خود نہ اس بات کا ذکر چھیڑ دینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیوں کہوں گا، پلیز عمران خیال رکھنا۔ فیاض نے منت بھرے لہجے میں کہا، بے فکر رہو، ایک بار جو کہہ دیا اسے پتھر کی لکیر سمجھو۔ عمران نے کہا تو فیاض نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب میں تمہیں کوٹھی پر ڈراپ کر دوں؟ فیاض نے باہر قدم بڑھاتے ہوئے کہا، احمق ہو گئے ہو، ڈیڈی کو پتا چل گیا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ سازش ہو رہی ہے۔ میں ٹیکسی پر چلا جاؤں گا، تم جاؤ، لیکن ارے ہاں مشروب کی پیمنٹ؟ عمران نے اس کے پیچھے باہر آتے ہوئے کہا، میں کر دیتا ہوں۔ فیاض نے کہا، جیب سے ایک نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ پر رکھا اور تیز قدم اٹھاتا بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس کے پیچھے مین گیٹ سے باہر آ گیا، لیکن وہ گیٹ میں ہی رکے گیا، اور جب فیاض کی جیپ کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل گئی تو عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آ کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی نظریں ایک بوڑھی عورت پر پڑی، ایک 6-7 سال کے بچے کو پکڑے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بچے کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی۔ بچے نے البتہ صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بوڑھی عورت کو اچانک کھانسی آئی اور وہ ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور بری طرح کھانسنے لگی، جبکہ بچہ خاموش کھڑا رہا۔ عمران تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہو اماں، کیا ہوا؟ عمران نے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا، جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بیمار ہوں۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے سانس لیتے ہوئے کہا، اسے کراہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے لمبی سی کار کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا تھا۔ اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ عمران نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اب حیرت سے اس کار اور جوانا کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کار کے قریب رکنے کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ بچہ بھی حیران اور پریشان کھڑا ہوا تھا۔ بیٹے تم کون ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھی عورت مشکوک نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی انگلی پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ 1 منٹ اماں، آپ مجھے کسی شریف خاندان کی بزرگ خاتون لگتی ہیں، یہ رقم رکھ لیں اور اپنا علاج کرائیں۔ عمران نے جیب سے فیاض کے دیے ہوئے 30,000 روپے نکالے اور بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یہ اتنی بڑی رقم؟ اوہ، بوڑھی نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ فکر مت کریں، یہ کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر میں چھوڑ سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، ہم اس کار میں بیٹھیں گے دادی اماں۔ اچانک بچے نے کہا، لیکن بیٹے، بوڑھی ابھی تک مشکوک تھی، آپ فکر نہ کریں اماں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آئیں بیٹھیں۔ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر کہا۔ بچہ جس کے ہاتھ میں نوٹوں کا بنڈل اور دوسرے ہاتھ میں دوا تھی تیزی سے کار کی طرف لپکا، شاید وہ اس لیے جلدی کر رہا تھا کہ اس کی مسرت پوری ہو رہی تھی۔ آئیے اماں، بے فکر رہیں، عمران نے کہا تو بوڑھی عورت نے لمبا سانس لیا جیسے مجبوراً بیٹھ رہی ہو۔ عمران نے اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور پھر وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ عمران نے مڑ کر پوچھا۔ بابر محلے میں بیٹا، بوڑھی نے جواب دیا تو عمران نے جوانا کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ دیا،
اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اماں یہ رقم اپنے پوتے سے لے لیں، یہ بچہ ہے کہیں گرا نہ دے، اور آپ اپنا علاج کرائیں، آپ تو کافی بیمار ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں بیٹے، نہ جانے تم کون ہو، بہرحال جو بھی ہو کسی نیک ماں کے بیٹے ہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں دشمنوں سے بچائے۔ یہ میرا پوتا ہے، اس کا نام رازو ہے، اس کا باپ ریلوے میں کلرک ہے، اس بیچارے کو اتنی تنخواہ بھی نہیں ملتی کہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکے، میری بیماریوں کا کیا علاج کرائے گا؟ بس غنیمت ہے کہ ریلوے ہسپتال سے دوا مل جاتی ہے۔ بوڑھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ تو آپ پیدل آتی جاتی ہیں؟ ریلوے ہسپتال تو یہاں سے دور ہے اور بابر محلہ بھی۔ عمران نے کہا، کیا کرے بیٹا، اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے کہ اب تو بس کیا کروں۔ بوڑھی نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا اور عمران نے اسباق میں سر ہلا دیا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے جوانہ کو بابر محلے کا رستہ بتانا شروع کر دیا۔ بیٹا، یہ تو بڑے بڑے نوٹ ہیں اور بہت سے ہیں، یہ تم کیوں دے رہے ہو؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، تمہاری یہی مہربانی کہ تمہیں ہم نے اس بڑی سی کار میں بٹھا لیا۔ بوڑھی نے کہا، نہیں اماں، یہ آپ کا حق ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ، آپ انہیں رکھیں، اپنا علاج کرائیں۔ یہ میرا ساتھی ہے جوانہ، یہ آپ کا گھر دیکھ لے گا، پھر یہ آپ کا علاج بھی کرائے گا اور خیال بھی رکھے گا، اسے بھی اپنا ہی بیٹا سمجھے۔ عمران نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد کار ایک محلے کے درمیانی سڑک پر داخل ہو گئی۔ بس یہ اگلے چوک پر ہی ہمارا گھر ہے، سڑک پر ہی ہے، میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنی لمبی کار میں سفر کیا ہے، بچے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد رازو کے بتانے پر گلی کے سرے پر چھوٹے سے مکان کے سامنے جوانہ نے کار روک دی۔ آپ کے بیٹے اور رازو کے ابو کا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے بیٹے کا نام امداد حسین ہے، بوڑھی نے جواب دیا۔ میرا نام عمران ہے اماں، اور میں بھی امداد کی طرح آپ کا بیٹا ہوں، پھر آؤں گا اور امداد صاحب سے بھی ملوں گا، ویسے میرا سلام دے دیجیے گا۔ عمران نے پیچھے اتر کر اپنی دروازہ کھولتے ہوئے بوڑھی اماں سے دعائیں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد رازو نیچے اترا۔ محلے کے کئی بچے کار کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور ادھر ادھر سے بھی حیران ہو کر اتنی بڑی کار اور عمران کو دیکھ رہے تھے۔ رازو کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ عمران نے رازو کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جب بوڑھی رازو کو لے کر مکان میں داخل ہو گئی تو عمران دوبارہ سائڈ سیٹ پر بیٹھا اور جوانہ نے کار آگے بڑھا دی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، لیکن ایک آدمی کس کس کا بوجھ اٹھائے؟ عمران نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، بس یہاں کی حکومت ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے منصوبہ بندی کیوں نہیں کرتی؟ جوانہ نے کہا، منصوبے تو بہت بنتے رہتے ہیں، لیکن عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، اور جوانہ نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ مطلب سمجھ گیا ہو، اور پھر عمران نے اسے ٹرائل مارکیٹ کی طرف جانے کا راستہ بتانا شروع کر دیا۔ صدیقی نے بند دروازے پر دستک دی اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ نعمانی تھا، وہ دونوں میک اپ میں تھے اور اس وقت دارالحکومت کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع ایک ہوٹل کی دوسری منزل کی گیلری میں ایک کمرے کے دروازے کے سامنے موجود تھے۔ دروازے پر عالم خان کے نام کی پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ٹھوس جسم کا نوجوان باہر نکلا، جس کے جسم پر پتلون اور قمیض تھی۔ قمیض کے کالر اس نے موڑ رکھے تھے، چہرے سے ہی وہ اوباش ٹائپ کا آدمی لگتا تھا۔ شاید اسے پاپ میوزک کے شور کے دروازہ کھلنے کی وجہ سے باہر سے سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بڑی حیرت بڑی نظروں سے صدیقی اور نعمانی کو دیکھ رہا تھا۔ فرمائیے، اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا نام عالم خان ہے؟ صدیقی نے نرم لہجے میں کہا، ہاں میں عالم خان ہوں۔ نوجوان نے جواب دیا، ہمیں شمس روڈ کے سعید نے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ صدیقی نے کہا، اوہ اچھا، آئیے اندر آئیے۔ عالم نے چونک کر پھر تیزی سے واپس مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ صدیقی اور نعمانی اس کے پیچھے اندر گئے۔ کمرہ خاصا صاف ستھرا تھا۔ عالم نے آگے بڑھ کر گانا بند کر دیا اور صدیقی اور نعمانی کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی وہ ایک کمرے میں رکھے ہوئے فریج کی طرف بڑھ گیا۔ فریج کھولا اور اس میں سے جوس کے 2 ڈبے نکال کر فریج بند کی۔ جوس کو میز پر رکھ کر اس نے ایک الماری سے ڈبے والا آڑا نکالا اور پھر کرسی پر بیٹھ کے اس نے ڈبے کھولے اور اسٹرا ڈال کر اس نے ایک ایک ڈبہ دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، صدیقی نے کہا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، جبکہ نعمانی نے خاموشی سے دوسرا ڈبہ لے لیا اور پھر انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
आलम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ताल्लुक व्हाइट पाउडर बिजनेस से है। हमने भारी मिकदार में व्हाइट पाउडर शारजाह से स्टाकी तक पहुंचाने का सौदा किया है, लेकिन हालात को सामने रखकर हमने सौदा किया था। उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ने किसी मुखबरी की बिना पर गिरफ्तार कर लिया, इसलिए हम परेशान हैं। हमारा एक दोस्त है, उससे बात हुई तो उसने तुम्हारा नाम लिया कि तुम ये काम करा सकते हो। सिद्दीकी ने कहा, कौन सा ग्रुप पकड़ा गया है? आलम खान ने संजीदा लहजे में कहा, बादशाह का। सिद्दीकी ने जवाब दिया और आलम खान ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मैं तो इस किस्म के धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता। आलम खान ने जवाब दिया। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डाला और एक बीज जो किसी प्राइवेट स्कूल का था निकाल कर आलम खान के सामने रख दिया। ये सईद ने हमें दिया है टोकन के तौर पर। सिद्दीकी ने कहा तो आलम खान ने बैज उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। ये आम सा बैज था जो स्कूल के बच्चे स्कूल की शनाख्त के लिए सीने पर लगाते हैं। अलबत्ता इसके अकब में कुछ हरूफ कुंदा थे जो आम नजर से दिखाई नहीं देते हैं। कितना माल है? आलम खान ने बैज को और खास तौर पर अकब में हरूफ को देखते हुए तवील सांस लेकर कहा, 10 ट्रकों का माल है। सिद्दीकी ने जवाब दिया, ठीक है, पहुंच जाएगा। मुआवजे की बात करें? आलम खान ने कहा, ऐसे नहीं आलम खान, तुम हमारे लिए नई पार्टी हो और तुमने खुद पहले इसलिए इनकार कर दिया था कि हम भी तुम्हारे लिए नए थे, लेकिन टोकन देकर तुम्हें इत्मीनान हो गया है, लेकिन अब तुम्हें भी हमें मुतमईन करना होगा। सिद्दीकी ने जवाब दिया, कैसे मुतमईन होगे तुम? आलम खान ने जवाब दिया, तरीकेकार बताओ, कौन माल ले जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? मुआवजे की बात छोड़ो, 10 ट्रक माल की असल कीमत का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही। सिद्दीकी ने बड़े कारोबारी लहजे में कहा, पहले तुम्हारा काम बादशाह करता था। आलम खान ने कहा, हम इस मामले में फ्रीलांसर हैं। बादशाह, जब्बार, उस्ताद नजर, बेशुमार लोग फील्ड में हैं, किसी से भी करा लिया करते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि कई लोग तो पकड़े गए हैं और बाकी डर के मारे गायब हो चुके हैं, जबकि हमने काम करना है। सिद्दीकी ने कहा तो आलम खान के चेहरे पर गहरे इत्मीनान की झलकियां नुमायां हो गई। तुम्हारा काम जफर खान करेगा, जानते हो जफर खान को? आलम खान ने कहा, जफर खान? नहीं, नया नाम है ये तो। सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये उसका असल नाम है, बिजनेस में इसका नाम उस्ताद बैजू है। आलम खान ने जवाब दिया, ओह, ये नाम तो खासा मारूफ है। सिद्दीकी ने कहा और आलम खान की आंखों में चमक आ गई। तो फिर क्या ख्याल है? आलम खान ने कहा, उस्ताद जफर खान से हमारे सामने बात करो, अगर वो रजामंद हो गया तो फिर बात आगे बढ़ेगी। नहीं, पहले मुआवजा तय हो जाए, फिर बात होगी। उस्ताद बैजू मुआवजा पेशगी लेने का आदी है। आलम खान ने कहा, ठीक है, बोलो, 10 ट्रक माल का क्या मुआवजा लोगे तुम? ये सोच लो कि हमारा ये नया काम नहीं है, और अगर तुम्हारा मुआवजा मुनासिब हुआ और हम मुस्तकबिल में भी तुमसे काम करा सकते हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया, 1 करोड़ रुपए। आलम खान ने कहा, ओके, इजाजत? सिद्दीकी ने उठते हुए कहा, अरे अरे, क्या हुआ? आलम खान ने चौंक कर कहा, तुमने शायद हमें अहमक समझ लिया है। 10 ट्रक माल 40 लाख बड़ी से बड़ी सप्लाई कर देते हैं, तुम 1 करोड़ कह रहे हो? सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा, 1 करोड़ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आज का काम मंदा जा रहा है, इसलिए चलो तुम 90 लाख दे देना। आलम खान ने कहा, सुनो आलम खान, हम आखिरी बात कह रहे हैं, 50 लाख रुपए हाँ या ना में जवाब दो, हमारे पास वक्त जाया करने के लिए नहीं है। सिद्दीकी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ओके, ठीक है, 50 लाख ही सही, लेकिन पूरी रकम पेशगी होगी। आलम खान ने कहा, आलम खान, असूल के खिलाफ बात मत करो, जो सारी दुनिया का असूल है वही रहेगा। आधी रकम पेशगी, आधी रकम काम मुकम्मल होने के बाद। सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन बाकी रकम की गारंटी क्या होगी? आलम खान ने कहा, जो गारंटी तुम कहोगे वो दे दी जाएगी, उसकी फिक्र मत करो, लेकिन असूल पहले तय हो जाना चाहिए। सिद्दीकी ने कहा, ठीक है, ट्रक तुम्हारे होंगे, आदमी हमारे होंगे। आलम खान ने कहा, ऐसा ही होगा। सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, फिर बात तय समझो। आलम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जफर खान से बात करो ताकि हमारी पूरी तसल्ली हो जाए।
हम आधा मुआवजा भी तुम्हें दे दें और बाकी तफसीलात भी तय कर लें। सदीकी ने जवाब दिया। इसके साथ ही उसने नुमानी की तरफ देखा तो नुमानी ने कोट के अंदरूनी जेबों में से बड़े बड़े नोटों की गड्डियां निकालकर दरमियानी मेज पर रखना शुरू कर दी। गड्डियां देखकर आलम खान की आंखों में बेपनाह चमक उभर आई। नुमानी ने मुख्तलिफ किस्म की 50 गड्डियां निकालकर मेज पर रखी तो आलम खान खामोशी से बैठा उठा। उसने एक अलमारी खोली और इसके अंदर किसी खुफिया खाने से एक छोटा सा ट्रांसमीटर बाहर निकाला। अलमारी बंद करके वो दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। यह आम सा ट्रांसमीटर था जो आम दुकानों पर बिकता था। आलम खान ने ट्रांजिस्टर की सुई वाली नॉब घुमाना शुरू कर दी और फिर सुई एक मखसूस स्टेशन पर जाकर रुक गई तो उसने ट्रांजिस्टर का बटन दबा दिया। ट्रांजिस्टर से मौसीकी की आवाज निकलने लगी। कुछ देर तक मौसीकी की आवाज आती रही, फिर ट्रांजिस्टर बंद हो गया और आलम खान ने भी हाथ वापस खींच लिया। सदीकी और नुमानी दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद अचानक एक बार फिर मौसीकी की आवाज सुनाई दी और फिर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई मशीन बोल रही हो। हम दुमदार सारे से बोल रहे हैं। आवाज किसी टेप की तरह बार बार आ रही थी। फिर ये आवाज आनी बंद हो गई और एक बार फिर मौसीकी की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। नंबर 1 से कौन बात करना चाहता है? बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो मुकामी आदमी है। एक्स। आलम खान ने मौतबाना लहजे में कहा। क्या बात है? उसी आवाज ने कहा। एक सौदा किया है। 10 ट्रक माल की सप्लाई है। व्हाइट पाउडर 50 लाख रुपए मुआवजा तय हुआ है। 25 लाख रुपए सामने पड़े हुए हैं। उस आज बैजू से बात कराओ ताकि पार्टी कंफर्म कर ली जाए। आलम खान ने कहा। किसकी पार्टी है? दूसरी तरफ से पूछा गया। उस्ताद सईद का टोकन आया है। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। आलम खान ने जवाब दिया। ओके, इंतजार करो। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जफर खान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। आलम बोल रहा हूँ जफर खान। आलम ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा और फिर वही बात दोहरा दी जो उससे पहले उसने दोहराई थी। ठीक है, तफसीलात तय कर लो, काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही एक बार फिर मौसीकी की आवाज सुनाई देने लगी और आलम खान ने ट्रांजिस्टर ऑफ कर दिया। अब आपकी तसल्ली हो गई? आलम खान ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी आलम खान, हमें कतई तसल्ली नहीं हुई। सदीकी ने जवाब दिया। क्या मतलब? तुमने खुद जफर खान से होने वाली बातचीत सुन ली है? उसने सौदा मंजूर कर लिया है? आलम खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम दिल मुशाफा जफर खान से बात करना चाहते हैं। ये मशीनी खिलौने हमने बहुत देख रखे हैं। सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। उस्ताद जफर खान तो 7 पर्दों के पीछे रहता है। आलम खान ने जवाब दिया। और फिर हमारे साथ उसके अड्डे पर चलो, उसके किसी जिम्मेदार से बात कराओ। सदीकी ने कहा। उसका कोई अड्डा नहीं है, उसके सिर्फ आदमी होते हैं। आलम खान ने जवाब दिया। ओके, फिर मामले तय नहीं हो सकता। सॉरी, सदीकी ने कहा। इसके साथ उसने नुमानी को इशारा किया और नुमानी ने किसी रोबोट की तरह एक लफ्ज बोले बगैर मेज पर मौजूद गड्डियां उठाकर वापस जेब में रखना शुरू कर दी। आखिर तुम किस तरह बात करना चाहते हो? आलम खान ने होंठ चबाते हुए कहा। 2 सूरतें हैं आलम खान, या तो बराह रास्त जफर खान से मिला दो। 2 सूरतें हैं आलम खान, या तो बराह रास्त जफर खान से मिलवा दो या दूसरी सूरत में उसके किसी खास आदमी से मिलवा दो। ऐसे आदमी से जिसका ताल्लुक जफर खान से बराह रास्त हो, इन मशीनी खिलौनों के जरिए ना हो। सदीकी ने जवाब दिया। तो फिर 1 घंटा इंतजार करो। जफर खान का आदमी रकम लेने आएगा, उससे बात कर लेना। आलम खान ने कहा। हाँ, ये हो सकता है। सदीकी ने कहा। आलम खान के चेहरे पर रौनक आ गई। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जफर खान का अड्डा कहाँ है? तुमने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में उससे बात की थी। चंद लम्हों बाद सदीकी ने कहा। नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा कामयाब सप्लायर है और सबसे ज्यादा खुफिया रहता है। इसलिए मुझे जैसे बहुत से लोग सिर्फ बुकिंग करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। आलम खान ने जवाब दिया। जो आदमी रकम लेने आएगा, क्या उसका बराह रास्त आदमी ना होगा? सदीकी ने कहा। नहीं, वो आदमी भी रकम किसी दूसरे के पास जमा करा देगा और रसीद के तौर पर टोकन लेकर चला जाएगा। फिर न जाने रकम किस किस के हाथों से होती हुई जफर खान तक पहुंचेगी, लेकिन बहरहाल वो आदमी उसका खास आदमी ही होगा, तभी वो रकम उस तक पहुंचेगी। आलम खान ने जवाब दिया। क्या हर दफा एक ही आदमी आता है रकम लेने? सदीकी ने कहा। नहीं, सिर्फ मखसूस को दोहराया जाता है।
आलम खान ने जवाब दिया और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वाकई 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो आलम खान चौंक कर खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोल दिया। दूसरे लम्हे एक दरवेश नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने फटा पुराना जुब्बा सा पहना हुआ था। दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ी हुई थी। गले में मनकों के कई हार थे, लेकिन सिद्दीकी नुमानी दोनों उसे देखते ही पहचान गए थे कि आने वाला। मेकअप में अपने तौर पर उसने बड़ा कामयाब मेकअप कर रखा था, लेकिन सिद्दीकी नुमानी की नजरों से वो कैसे छुप सकता था। बाबा अल्लाह भला करेगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उस दरवेश ने अंदर दाखिल होते ही दरवेशों के अंदाज से बोलना शुरू कर दिया। ये असल पार्टी है, मजीद तसल्ली चाहती है। आलम खान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कैसी तसल्ली? दरवेश ने चौंक कर पूछा, क्या तुम उस्ताद बेडरू के खास आदमी हो? सिद्दीकी ने उसके दरवेश से मुखालिफ होकर कहा, तुम चाहते क्या हो? खुलकर बात करो। दरवेश ने इस बार बड़े सख्त लहजे में कहा, हम तसल्ली चाहते हैं। आलम खान ने किसी मशीनी खिलौने पर बात की है, लेकिन हम बराह रास्त बात करना चाहते हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। उस्ताद कभी किसी के सामने नहीं आता। दरवेश ने जवाब दिया, तो फिर उसे किसी खास आदमी से मिलवा दो। सिद्दीकी ने जवाब दिया, मैं उसका खास आदमी हूँ, मुझसे मिल लो। दरवेश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उसके खास आदमी हो? सिद्दीकी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, मैं उस्ताद के लिए रकम लेने आया हूँ। क्या यह खास आदमी होने की निशानी नहीं है? और क्या खास आदमी के सर पे सींग होते हैं? दरवेश के लहजे में तंज था। क्या यह रकम तुम उस्ताद तक बराह रास्त पहुंचाओगे? सिद्दीकी ने कहा, तो और क्या रास्ते में फेंक दूंगा? दरवेश ने उसी तंजे लहजे में जवाब दिया, ओके, फिर तुमसे बात हो सकती है। सिद्दीकी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उसके साथ ही नुमानी भी उठ खड़ा हुआ। फिर इससे पहले कि दरवेश और आलम खान कुछ समझते, अचानक सिद्दीकी ने जेब से चुपटी नाल वाला पिस्तौल निकाला। दूसरे लम्हे चुटिक चुटिक की आवाजें आई और दरवेश और आलम खान दोनों की नाकों पर यके बाद दीगरे रंग के धुएं के गुबार से फट पड़े और पलक झपटने के अंदर अंदर दोनों लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। एक लम्हे के लिए उन्होंने हाथ भी मारे, लेकिन दूसरे लम्हे वो साख्त हो गए। इस आलम खान की तो गर्दन तोड़ दो, अलबत्ता इस दरवेश को हम 4 स्टार हेडक्वार्टर ले जाएंगे, सिद्दीकी ने नुमानी से कहा। और नुमानी ने आगे बढ़कर उस फर्श पे गिरे हुए दरवेश के जुब्बे की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन जुब्बे में कोई चीज ना थी। उसने उसे उठाकर कंधे पे लादा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर गैलरी में से होते हुए चंद अफराद बेख्तियार उन्हें देख कर रुक गए। क्या हुआ इसे? उनमें से ने हैरान होकर पूछा। मस्त दरवेश है, बेहोश हो गया है, अस्पताल ले जा रहे हैं। सिद्दीकी ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा, ये तो सवाब का काम है। उनमें से एक ने कहा तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवेश को नीचे मौजूद अपनी वैगन की अकबी सीट पर लटा चुका था। होटल के वेटर और कई लोग साथ थे, और जब उन्होंने वाकई इस दरवेश को बेहोश देखा तो वो सब मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए। वो सब सिद्दीकी की खुदा तरसी और हमदर्दी की तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नुमानी भी वैगन में आकर बैठ गया और सिद्दीकी ने वैगन आगे बढ़ा दी। इसके दरवेशी वाले मेकअप की वजह से आसानी हो गई, वरना इसे ले जाना मसला बन जाता। सिद्दीकी ने कहा, किसी जगह वैगन रोक दो, इसकी जाली नंबर प्लेट भी बदल दो, क्योंकि आलम खान की लाश किसी भी वक्त दस्तयाब हो सकती है। नुमानी ने कहा। सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसने वैगन को सड़क से उतार दरख्तों के एक झुंड में रोक दिया। नुमानी नीचे उतरा, उसने वैगन के फ्रंट और अकबी तरफ मौजूद नंबर प्लेटें उतारी और उन्हें वैगन के अकबी हिस्से में ले जाकर वहां से दूसरी प्लेटें निकाली और उन्हें फ्रंट और अकबी तरफ फिट करने के बाद उसने अकबी सीटों के दरमियान बेहोश पड़े हुए दरवेश पर एक चादर डाल दी और फिर फ्रंट सीट पर आके बैठ गया। सिद्दीकी ने गाड़ी मोड़ी और उसे एक बार फिर सड़क पे ले जाके आगे ले गया। उस नवाब रजा का क्या हुआ, तुम्हें पता चला? इमरान साहब चौहान और खाबर के साथ वहाँ गए थे। नुमानी ने कहा, हाँ, मेरी चौहान से बात हुई है। उन्होंने वहाँ उन सबको बेहोश करके पूरी हवेली की तलाशी ली है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि नवाब रजा का ताल्लुक मंशियात ग्रुप से है। वैसे इमरान साहब वहाँ एक इंतहाई ताकतवर फोन और टेप लगाए हैं। उनका ख्याल है कि 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा वहाँ जाएंगे। सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा और उसे इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें सफर खान के बारे में इत्तला किसने दी थी? सिद्दीकी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा।
उस उस्ताद सईद से मालूम हुआ था। मुझे इत्तला मिली थी कि उस्ताद सईद, जो बज़ाहिर एक आम सा वेटर है, दरअसल मुंशियात के एक बड़े ग्रुप से वाबस्ता है। चुनांचा मैं उसके घर गया, उससे बात की। मुझे दरअसल इमरान साहब की एक बात पसंद आई थी कि बराह रास्त पूछगिछ के अगर हम मंशियात के खरीदार सप्लायर बन के करेंगे तो लोग जल्दी ओपन हो जाते हैं। सईद के साथ मैंने कुछ इस तरह किया और आखिरकार वो खुल गया। उसने उस्ताद जफर खान का नाम लेकर उस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा सप्लायर है, ये इंतहाई खुफिया तरीके से काम करता है। फिर 50,000 रुपया लेकर उसने मुझे टोकन दिया और यहाँ आलम खान के पास भेज दिया। मैंने रकम के साथ साथ तुम्हें भी ले लिया और अब देखो आलम के साथ भी वही गेम खेली गई। ये तरह ये दरवेश सामने आ गया। वैसे मेरा अब जाती ख्याल ये हो रहा है कि जफर खान ही नवाब बहादुर के नाम से काम करता है, या हो सकता है कि उसका कोई खास आदमी हो। सदीकी ने जवाब दिया और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वैगन एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और चंद लम्हों बाद सदीकी ने वैगन को एक दरमियानी कोठी के गेट पर जाकर रोक दिया और 3 बार मखसूस अंदाज में बैल को बजाया तो कोठी का छोटा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आया। फाटक खोलो हाशिम। सदीकी ने वैगन की खिड़की से सर निकाल कर कहा तो नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया।